नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे विशुद्ध राजनीति की। राजनीतिक माहौल देश का, मैं राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहा हूं, बहुत ही दिलचस्प, बहुत ही रोमांचक होता जा रहा है। सत्ता के गलियारों में कयासों का बाजार लगातार गर्माहट पकड़ता जा रहा है और इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि 7 साल में, पिछले 7 साल में पहली बार मोदी सरकार अपनी दूसरी पारी के 2 साल पूरे होने के बाद पहली बार घिरती दिख रही है। इसमें सबसे बड़ा पुट कोरोना का है, महामारी की मार जिसके चलते अर्थव्यवस्था पटरी से उतर गई। मंदी आज एक कड़वी हकीकत है, साथ में महंगाई तो डबल वैमी। लोगों की नौकरियां जा रही हैं, तनख्वाहें कट रही हैं, बेरोजगारी एक बड़ी समस्या है। और ऊपर से 2 दिन पहले जो मॉनसून सत्र शुरू हुआ उससे ठीक पहले सरकार पर जासूसी के गंभीर आरोप। एक नई ऊर्जा मिली है विपक्ष को, हाशिए पर पड़ा विपक्ष। ऐसा नहीं है कि इन 7 साल में मुद्दे नहीं आए, मुद्दे आए, कुछ दिन के लिए गर्म हुए, विपक्ष ने लपकने की कोशिश की, लेकिन फिर सब कुछ ठंडा पड़ गया। वो 8 नवंबर 2016 की नोटबंदी की बात हो, जीएसटी के लागू होने की बात हो, सीएए हो, मुद्दे बहुत रहे हैं, लेकिन एक टीना फैक्टर लगातार काम कर रहा था पिछले 7 साल से। देयर इज नो ऑल्टरनेटिव। विकल्प कौन है? इस बात को कतई नहीं नकारा जा सकता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नेतृत्व जो है, उनका व्यक्तित्व जो है, वो करिश्माई है। लोगों की नब्ज पकड़ना वो जानते हैं, था लेना जानते हैं। तो मोदी का विकल्प कौन? यह सवाल लगातार पूछा जाता है। आप लोग पूछते हैं, जनता जनार्दन ये सवाल पूछती है। अब खेला होबे की तैयारी हो रही है। खेला होबे ध्यान है ना, कुछ महीनों पहले पश्चिम बंगाल में चुनाव हुए थे और खेला होबे की ताल ठोकी थी ममता बनर्जी ने। उसी ममता बनर्जी ने आज शहीदी दिवस मनाया। अब यह शहीदी दिवस का 28 साल पुराना इतिहास है। आंदोलन कर रही थी, 13 लोगों की गोली मारकर, गोली लगने की वजह से मौत हो गई, तो उसी के उपलक्ष्य में यह शहीदी दिवस मनाया गया। लेकिन जो ये वर्चुअल संबोधन किया कोलकाता से, देश के अलग अलग हिस्सों में इसे दिखाने के इंतजाम किए ममता बनर्जी ने, और दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में एनसीपी अध्यक्ष, देश के राजनीति के पुराने दिग्गज शरद पवार थे, कांग्रेस के नेता पी चिदंबरम, कांग्रेस सांसद वरिष्ठ नेता हैं दिग्विजय सिंह, कुमारी शैलजा, आरजेडी की तरफ से मनोज झा, प्रियंका चतुर्वेदी शिवसेना की सांसद, ये सब लोग भी शरीक हुए। और यहां पर ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया कि जब तक बीजेपी साफ नहीं हो जाती तब तक पूरे देश में खेला होबे। 16 अगस्त से खेला दिवस की शुरुआत भी होने वाली है। लेकिन इस खेल के मायने क्या हैं? परत दर परत आज हम आपको समझाने की, चर्चा के जरिए समझाने की कोशिश करेंगे। यह अकेले ममता बनर्जी की महत्वाकांक्षा है, वो जीतकर वो सीट जीतेगी पश्चिम बंगाल विधानसभा में, तो उसे भुना रही है। एक अखिल भारतीय स्तर पर अपनी छवि बना रही है। ममता बनाम मोदी करना चाहती हैं 2024 का चुनाव। क्या विपक्ष इसके लिए तैयार है? और इसमें सबसे खास बात, क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार होगी, या कांग्रेस विपक्ष की धुरी बनना चाहेगी, या बिना कांग्रेस भी एक थर्ड फ्रंट बनने की
बनाने की कवायद शुरू हो गई है कि कांग्रेस के पास कोई चारा ही नहीं बचेगा, उसे विपक्ष के साथ आना ही पड़ेगा। सरकार के लिए मुश्किल वक्त में कांग्रेस की अपनी दिक्कतें हैं। 2 साल हो गए, अभी तक वो अध्यक्ष नहीं चुन पाए हैं। बड़े फैसले राहुल गांधी ले रहे हैं, लेकिन अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी अभी वो लेने को तैयार नहीं है। ममता बनर्जी एक महिला हैं, इसका उन्हें बड़ा फायदा हुआ। आधी आबादी बेटर हाफ है, लेकिन वो लड़ती भी बहुत हैं। शेरनी की तरह वो लड़ी, घायल शेरनी की तरह, लेकिन उनकी भी अपनी लिमिटेशंस हैं। क्या पूरे भारत में वो लोगों की नब्ज पकड़ पाएंगी जैसे प्रधानमंत्री मोदी पकड़ रहे हैं, या हमें अतीत में भी नजर डालनी पड़ेगी? आप में से 29 साल से कम उम्र की जो हमारी आबादी है वो 53.6% है, 53.5 मान लीजिए। तो आप में से 53% लोगों ने 2009 के बाद ही वोट डालना शुरू किया है। 2009 में भी वोट नहीं डाले, 2014 में पहली बार वोट डाले। 35 साल से कम उम्र की हमारी आबादी 60% से भी ज्यादा है। तो उनके लिए राजनीति के मतलब, राजनीति के मायने 2004 से शुरू होते हैं। पर आज हम थोड़ा पीछे भी लेकर जाएंगे, और क्योंकि लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में जनता जनार्दन होती है, आपके बटन दबाने से ही सरकारें बनती हैं, देश की दशा दिशा तय होती है, तो अतीत भी जानना चाहिए। 67 में राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा बुलंद किया। 75-76 में इमरजेंसी लगने के बाद जेपी ने एक आंदोलन की शुरुआत की। आंदोलन पहले ही हो चुका था गुजरात में, नवनिर्माण आंदोलन। फिर वो संपूर्ण क्रांति की शक्ल अख्तियार करता है। यह भी कांग्रेस के खिलाफ था। 88-89 में वीपी सिंह ने जनमोर्चा चलाया कांग्रेस के खिलाफ। पर यहां पर क्या गैर बीजेपी मोर्चा तैयार हो रहा है? प्रशांत किशोर आजकल रणनीतिकार की भूमिका में, राजनीतिक रणनीतिकार की भूमिका में वो दिखना चाह रहे हैं। वो शरद पवार से मुलाकात करते हैं, ममता को जीत दिलाई थी, उसके बाद प्रियंका गांधी, राहुल गांधी से उनकी मुलाकात होती है। अंदर खाने कुछ खेल हो रहा है क्या? और ममता ने आज ताल कैसे ठोकी, उस पर एक नजर। किसान का मर जाने के बाद हम उसको 2 लाख रुपया देता है। पूरा किसान का जमीन का म्यूटेशन फीस पूरा फ्री है। उसका जो क्रॉप इंश्योरेंस है हम पूरा स्टेट से देता है। किसान का 1 पैसा भी नहीं देने पड़ता है, पूरा फ्री है। इट्स ए मॉडल। बंगाल इज द मॉडल। गुजरात इज नॉट योर मॉडल। गुजरात इज ए मॉडल ऑफ यू नो बेटर देन मी व्हाट यू हैव डन। नेक्स्ट वीक में हम भी दिल्ली में जाने वाला हो 2-3 दिन के लिए, कि पार्लियामेंट जब चलते हैं सबको साथ भेंट होता है, इसी के लिए हम बराबर करते हैं। 2 साल से मैंने भी नहीं जा पाया। आई ऑल्सो वॉन्ट टू मीट द इम्पॉर्टेंट अपोजिशन लीडर्स। अगर ये टाइम में शरद जी आप है, आपको उधर में चिदम्बरम जी सब वगैरह वगैरह सब है, आप लोग सोच लीजिए। अगर आप लोग एक मीटिंग बुला सकता है तो वी कैन अटेंड। तो गुजरात मॉडल का बड़ा जिक्र हुआ था 2014 के चुनाव से पहले। देखिए गुजरात में कितना विकास हो रहा है, पूरे देश में विकास किया जाएगा। अब बंगाल मॉडल की बात कर रही हैं ममता बनर्जी, और वो दिल्ली भी आ रही हैं, लेकिन वो चेहरा होंगी क्या? मनोज झा सांसद हैं, तेज तर्रार सांसद, बेहतरीन भाषण देते हैं राज्यसभा में। उन्होंने क्या कहा ये भी सुनिए। ऐसे सीधा संदर्भ के देश में लोक सरोकार की राजनीति नहीं हो रही है। 2 व्यक्तियों ने और उनके इर्द गिर्द के एक छोटे से समूह ने संस्थाओं का खात्मा कर दिया। तो इंस्टीट्यूशन को रेस्टोर करने की भी पॉलिटिक्स होनी चाहिए ना, ये उद्देश्य है। सबसे पहली जरूरत है कि व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं होगी, कार्यक्रम केंद्रित। तो व्यक्ति केंद्रित राजनीति नहीं, कार्यक्रम केंद्रित राजनीति होगी, मुद्दों की राजनीति होगी। तो बड़ा दिलचस्प हो रहा है राजनीतिक घटनाक्रम। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, राष्ट्रीय राजनीति में खेला होवे
और क्या 2024 की जंग में होगा मोदी वर्सेस ममता? चर्चा में मेरे साथ जेडीयू अहम घटक है मोदी सरकार की, साझा सरकार चला रहे हैं बिहार में, उनके राष्ट्रीय महासचिव, और जो मैंने 67, 75, 76, 88, 89 का जिक्र किया है, सबके वो गवाह हैं। और आज एनडीए की तरफ से केसी त्यागी है, यूपीए की तरफ से इन सभी राजनीतिक घटनाओं के गवाह रहे मोहन प्रकाश मेरे साथ हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। एक और वरिष्ठ नेता, और युवाओं के लिए यह बहुत जरूरी है, आज इस पैनल की आप बातें थोड़ा गौर से सुनिएगा। सुधींद्र भदौरिया, इनको फेंस सिटर कहूंगा मैं, ना ये एनडीए के हिस्सा है ना ये यूपीए के हिस्सा हैं, तो ये कहां जाएंगे? ये राजनीति का ऊंट क्या करवट ले रहा है? सुधींद्र भदौरिया से जानेंगे। अपनी लेखनी से इन सारी घटनाओं को कवर करने वाले रामकृपाल सिंह, वरिष्ठ पत्रकार, मेरे साथ हैं, और मेरे सहयोगी सुकेश रंजन भी इस चर्चा में जुड़ चुके हैं। तो मोहन बाबू जी, खेला होवे की तैयारी हो रही है। देखिए, इस देश के अंदर इशू और इनिशिएटिव यही सबसे महत्वपूर्ण होता है। यही पार्टी को भी बनाता है, नेता को भी बनाता है, और देश की जनता बनाती है विकल्प। व्यक्ति निकल कर कोई आए और कह दे कि हम विकल्प हैं, वो नहीं होता। 7 साल से तो नहीं हो पाया। देखिए, इसमें हमेशा 10 साल के बाद इस देश की राजनीति में बड़ा परिवर्तन होता है। 67, 77, फिर आप लीजिए 88, 89, और इसी तरह फिर उसके बाद 98, ठीक है, और फिर उसके बाद ये 14, तो ये एक दौर चलता है। अच्छा, सत्ता का कन्वेयर बेल्ट चल रहा है, उसी में आप मुतमईन हैं? नहीं, कि बदलाव तो हो जाएगा, 10 साल इंतजार कर लेते हैं। नहीं, बदलाव ऐसे सवाल, उन सवालों को उठाने पर लड़ने का सवाल है। हाँ। और जो दल आज नहीं भी बोल रहे हैं, लेकिन उनका अतीत उन विषयों से जुड़ा हुआ है जो आम लोगों की जिंदगी से जुड़े हुए सवाल हैं, या भारत की जो मूल भावना है उससे उनका अतीत जुड़ा हुआ है। आप देखिएगा कि जैसे 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 आगे बढ़ेगा मामला, और मैं सन 14 में भी मैंने कहा था कि भाजपा की ये हैसियत नहीं है, कई बार ये हाथ आजमाए हुए हैं, ये दुनिया की जो ताकतें थी उनकी कठपुतली सरकार है ये, और यही वजह है कि ये पहली बार इस देश के अंदर ऐसी सरकार है जिस सरकार से इस देश के लोगों को जान, माल और उसके साथ साथ अपनी रोजगार का खतरा। 2014 में बीजेपी ने जितनी सीटें जीती, 2019 में 303 आई, उससे ज्यादा बड़ा जनमत दिया जनता ने। इसी जनता ने आपको नकार दिया। सुनिए, हाँ। जब ये जो क्या पेगासस है जो ये जब आपके बाथरूम में नंगी तस्वीर ले सकता है, तो वो ईवीएम में नहीं कर सकता क्या? मैं 14 से कह रहा हूं कि ये चुनाव जनता के जो बैलेट से आप करवा दीजिए चुनाव, और अगर ये आ जाएं तो आप जो कहिएगा सो। वो प्रणब मुखर्जी जब वित्त मंत्री थे, उनके कमरे में भी जासूसी हो रही थी। कौन कर रहा था? नहीं, प्रणब मुखर्जी गृह मंत्री पर ही आरोप लगा रहे थे, पी चिदम्बरम पर। कहीं वो बातें उसमें आई नहीं कि हाँ ऐसा हो रहा था। ये तो सब रंगे हाथ पकड़े गए हैं। अब वो भी प्रश्न नहीं, प्रश्न सवाल ये है जो आपने कहा कि नोटबंदी से लेकर आज तक बीमारी, महंगाई, रोजगार, रोजी, इस पर जो हमला हो रहा है वो सरकार की तरफ से हो रहा है, और इस देश की जनता। संयुक्त हमला होगा इस बार। पहले कांग्रेस ही हमले कर रही थी, अलग अलग जगह से लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। सवाल जो आपका था कि विपक्ष जो है कहीं दिखाई नहीं पड़ रहा, उसका कारण है कि ये सरकार ईडी और पुराने खाली एजेंसी के माध्यम से चल रही है। तो इस देश के जो अन्य राजनीतिक दल हैं, खास तौर से जो ये प्रादेशिक दल हैं, ये इनको इतना ज्यादा फंसा के रखा है कि आप देखते हैं कि राष्ट्रीय सवालों पर ये लोग बोलते नहीं हैं। और जिस दिन तो खुलकर बोल रहे हैं, अब हो तो उसी के देखिए, तभी ना आप ये बहस कर रहे हैं, खेला होवे ने कल तक आप नहीं करते। आज इस देश के अंदर आप बताइए, राष्ट्रीय सवालों पर कांग्रेस के अलावा
कौन पार्टी बोल रही पर अब लीड तो क्षेत्रीय दल ले रहे हैं, ओहो, कांग्रेस अभी भी पिछलग्गू ही है क्या? ना इस देश के अंदर छोटा से छोटा दल, देखिए इस देश की कोलिशन पॉलिटिक्स को आप समझ लीजिए, और हम जानते हैं, अब मैं जानता हूं कि जब कोलिशन होता है तो उसमें चाहे छोटा दल हो चाहे बड़ा दल हो, वो सारे दलों के का एक सहभागिता बरोबर की होती है, और किसी को भी हम कम आंकेंगे अगर तो मामला बिगड़ता है। तो और ये जान ऐसा लीजिए, मोर्चा ये- कबूल है कांग्रेस को? सुनिए, कांग्रेस को अभी तो स्वरूप बनेगा, जनता जब खड़ी होगी ना। ये स्वरूप बनाने में बड़ा टाइम लगाते हैं। नहीं, आप इतने कांग्रेस का ही अरे, स्वरूप नहीं बन पा रहा, अध्यक्ष नहीं बन पा रहा 2 साल से। चुनाव अभी कितने समय बाकी है। मैं आपको दूसरी बात जो पहले कह रहा था, कि जो भी दल इस देश के अंदर 300 पार करके जीत के आता है, उसका 2 साल में हवा खराब हो जाती है। देखिए 71 में इंदिरा गांधी जीत के आई, 73 74 जो आते आते आंदोलन शुरू हो गया। फिर उसके बाद जनता पार्टी आई, 77 में 80 आते आते उसका डब्बा गोल हो गया। फिर राजीव गांधी जीत के आए 84 में, और 87 आते आते जो है वो पूरा देश के अंदर वातावरण बदल गया। इस सरकार का तो पता नहीं लगेगा कि ये कहां गई। तो रणनीति जब बनाते हैं अपने वॉर रूम में, बस इसको गिन लेते हैं कि अरे 300 पार आई तो 2 साल बाद बेड़ा गर्क होना शुरू। इस सरकार में न गहराई है, न सोच है, और इनकी ये तो कठपुतली सरकार है। जो इनके आका है ना, उनके जो विशेषज्ञ हैं वो यहां नीतियां बना रहे। वरना आप बताइए, कोई राष्ट्रवादी सरकार इस देश के जो प्रोडक्शन है, ये रक्षा प्रोडक्शन के जो संस्थान हैं, उनको बेचने का काम कर सकती है? कोई कर सकता है? रेलवे को बर्बाद करने का काम कोई राष्ट्रीय पार्टी कर सकती है? लेकिन इस देश के अंदर जो दौलत कमाने वाली संस्थाएं हैं और जो संस्थान हैं, उनका कोई कर सकता है? और आप देखिएगा, अभी तो पत्रकार आए हैं, कुछ लोग आए हैं इस देश के अंदर, आप जो कह रहे हैं ना क्यों नहीं हो रहा है, वो इसीलिए नहीं हो रहा है कि ये लोगों को ब्लैकमेल करके इस देश को चलाना है। अरे वो तो छोटा था गुजरात, लेकिन ये देश बहुत बड़ा है। इस देश 2008 में न्यूक्लियर डील में सांसदों को पैसे बांटे जा रहे थे। अरे भाई, वो स्टिंग हुआ भी, वो पूरी तरह से दिखाया मैं नहीं आपसे गया। कह रहा हूं कि अगर कभी कोई गलत हुआ तो उसका भोगा भी तो है। तो वो कोई उदाहरण बन सकता है। आपने गहराई और गंभीर 2 शब्दों का इस्तेमाल आप बताइए, किया। कोई भी सरकार में गहराई और गंभीरता नहीं है, ना विपक्ष में पढ़े है तो लिखे, गहराई और अरे गंभीरता। ना पढ़े लिखे लोग हैं, जो बीजेपी के पढ़े लिखे लोग थे वो भी बाहर कर दिए गए। ये सब तो जो पढ़े लिखे लाए गए हैं, उधार के लाए गए। वरना जो अनपढ़ों की ये सरकार है, अनपढ़ों का मतलब खाली अक्षर ज्ञान से नहीं है, इस देश के लोग की जो समस्याएं, ये हार्वर्ड के लोग नहीं है, हार्ड वर्किंग लोग हैं, प्रधानमंत्री इस कैसे? देश की समस्याओं को समझने वाले लोग नहीं हैं। देश के अंदर हर कोने की क्या समस्याएं हैं, क्या क्या परिस्थितियां हैं, किस तरह का आदमी वहां सोच रखता है, उसका ज्ञान इस पार्टी में जो लोग थे वो खत्म हो गए। और ये जो लोगों ने कब्जा कर लिया है ना, ये इस मोर्चे की अगुवाई ममता करेंगी, कांग्रेस करेगी? अरे भाई, मैं कह रहा हूं इसकी अगुवाई इस देश के 130 करोड़ लोग करेंगे, देखिएगा आप, इस मौजूदा सरकार के खिलाफ। क्योंकि ये जो भारत की मूल भावना है, वो लोकतंत्र पर आज हमला हो रहा है। आज जो है, आज आम आदमी की जिंदगी पर हमला हो रहा है, उसकी निष्ठा पर हो रहा है, पढ़ाई लिखाई दवाई, इसकी जिंदगी। राहुल गांधी मिलेंगे ममता बनर्जी से? क्यों नहीं, वो तो घर परिवार का ही मामला है, उसमें कहीं आप दिक्कत कर रहे हैं? वो घर छोड़कर चली गई। अरे तो लीजिए, दुनिया में हर एक आदमी राजनीतिक आदमी मिलता है। सवाल यह है कि अभी एक तस्वीर बनेगी, देखिएगा, बन रही है, मतलब उसकी शुरुआत हो गई। नहीं, जनता के अंदर आज ये सवाल हो रहा है। एक चीज जान लीजिए, अब जनता कहने लगी है तुम एक हो जाओ, तुम एक हो जाओ। जनता की आवाज है। और जितना ये दबाव बनेगा, उतना ये सारे नेता सब अपने आप ठीक होने लगेंगे। और जो कार्यक्रम होंगे, मिनिमम कार्यक्रम के आधार पर ही कोई कोलिशन बनता है। एक नहीं, अनेकों, नेशनल फ्रंट हो, यूनाइटेड फ्रंट हो, ये एनडीए हो, यूपीए हो, सभी को देखा है नजदीक से मैंने कि वो एक आम सहमति बनेगी, पर उसका काम शुरू हो गया है। केसी त्यागी साहब, तो 67 की बात मैंने की, राम मनोहर लोहिया ने गैर कांग्रेसवाद का नारा बुलंद किया, फिर जेपी आंदोलन हुआ, वीपी सिंह जन मोर्चा लेकर चले, वो सब गैर कांग्रेसी मोर्चे थे। तो ये एक नई राजनीतिक लकीर खींची जा रही है क्या, गैर भाजपाई मोर्चा? और यहां पर मोहन बाबू कह रहे हैं ये जनता की मांग है, जनता के दबाव में अब ये हो रहा है।
देखिए संदीप जी, मैं व्यक्तिगत होने से बहुत परहेज करूंगा, चूँकि मोहन जी और सुधींद्र दोनों मेरे व्यक्तिगत मित्र भी हैं और 30-40 साल हम लोगों ने समाजवादी आंदोलन में साथ साथ काम किया है। हम तीनों आपातकाल में भी जेल रहे हैं और इन परिवर्तनों को हमने अपने अपने तरीके से देखा भी है। आज अलग अलग दलों में हो सकते हैं, लेकिन मूल और डीएनए हम तीनों का एक है। रामकृपाल जी भी उस दौर के बहुत ही करीब से सारे घटनाक्रम को देखने वाले पत्रकारों में से हैं, और भी 2-3 मित्र थे जो इस समय नहीं हैं। मोहन जी के विश्लेषण से मैं संपूर्ण तौर पे असहमत हूँ। अगले साल प्रारंभिक दिनों में उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव है। पिछले चुनाव में सपा, बसपा और कांग्रेस तीनों मिलकर के भी उतना मत प्रतिशत प्राप्त नहीं कर पाए थे जितना भारतीय जनता पार्टी को हुआ है। एक चीज़ और ऑन रिकॉर्ड में कहना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यक्रमों से और कई नारों से मैं अपने आप को अलग करना चाहता हूँ, मैं उनको डिफेंड नहीं करूँगा, लेकिन हम घटक दल हैं, हमने लंबे समय तक काम किया है और जो रियलिटी है इंडियन पॉलिटिक्स की वो भी है। सपा ने घोषणा कर दी है कि हम छुएंगे नहीं कांग्रेस को और ना बसपा को। मेरे मित्र बैठे हैं सुधींद्र भदौरिया जी, इनको दोबारा फिर याद आ गया है गेस्ट हाउस कांड। प्रियंका जी गई थी अभी लखनऊ में, उन्होंने कह दिया नहीं अभी हमारी कोई संभावना नहीं है। तो 80 सीटों वाली जो लोकसभा है जहाँ से, वहाँ 3-4 महीने के बाद भी इनका कोई गठबंधन नहीं होगा, नंबर 1। नंबर 2, हम तीनों ने ही जन उभार देखे हैं और उन जन उभारों के मैं फिर अपने मित्र मोहन जी से कहना चाहता हूँ, कोई बिंब जरूर रहे हैं। डॉक्टर लोहिया और दीनदयाल उपाध्याय के प्रयासों से 69 में जनसंघ और कम्युनिस्ट पार्टी एक साथ बैठ गई थी। जेपी के प्रयासों से हम तीनों के जो नेता थे वो एक साथ बैठे थे। वो चले नहीं चले वो फिर दूसरा है। अब इसमें एक जो तीसरी शक्ति का आपने कहा है, तीसरी शक्ति जैसी कोई चीज़ नहीं है। ये जान बचाओ कार्यक्रम है उन क्षेत्रीय नेताओं का जिन पे परिवारवाद का, जातिवाद का, भ्रष्टाचार के जिन पे आरोप लगे रहते हैं, जिनके पीछे और जो ईडी सबसे बड़ी बात सीबीआई लगा दी है, ये कह रहे हैं मोहन बाबू। हाँ लगा, ये तो इनके समय में भी लगती थी। जब कांग्रेस पार्टी की सरकार थी तो एक आदमी ने फोन कर दिया बैंक में, मैं मिसेस गांधी बोल रही हूँ, और लाखों लाख रुपए निकल करके चला है। तो वो छोड़िए व्यक्तिगत मौत, जेल में भी रहा, नागरवाला है। जेल में भी रहा, हम आप मिले थे, लेकिन यहाँ तो दिल्ली लंदन चला जाता है आदमी। मोहन जी मैं व्यक्तिगत हो ही नहीं रहा हूँ, मैं संदीप जी नागरवाला का सबसे बड़ा सवाल जो करना चाहता हूँ तो इस समय क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है। 77 से पहले किसके लिए? मोदी सरकार के लिए क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी हो गई या विपक्ष के लिए? विपक्ष के लिए। वह मैं आधी मिनट में खत्म कर रहा हूं। हाँ। चरण सिंह थे, जॉर्ज फर्नांडिस थे, मधु लिमय थे, ज्योति बसु थे, कॉमरेड राजेश्वर राव थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, अडवाणी थे। एक आरोप, एक नए पैसे का आरोप इन पे नहीं लगा था। और मैं बहुत अदब के साथ किसी का नाम नहीं लेना चाहता, जो जो सरकारों में रह चुके हैं, जो टेस्टेड भी हुए हैं और जिनकी एफिशिएंसी भी एट स्टेक हुई है, उसमें से 1-2 नेताओं के नाम मैं पूछना चाहता हूं अपने मित्रों से, जो खड़े हो जाएं और कोई दूसरी सहयोगी पार्टी या विपक्षी पार्टी कह दे कि ये इन चीज़ों से बचे हुए हैं। मैं भारतीय जनता पार्टी से अपनी कई असहमति व्यक्त करते हुए फिर कहना चाहता हूं कि कम से कम अपने परिवार, अपनी जाति और अपना जो बैंक इकट्ठा किया है, अब तो कोषाध्यक्ष भी घर के होने लगे। ऐसा जुल्म हुआ है भारतीय राजनीति में, और हम तीनों एक ही धारा के हैं। उस समय ये नहीं होता, उस समय कोर्स ही नहीं होता था। इसलिए जो क्राइसिस ऑफ क्रेडिबिलिटी है अपोजिशन का, वो बहुत नहीं, मैं सरकार की जानना चाह रहा हूं। मुझे ये बताइए केसी त्यागी साहब, ये महामारी की मार, मंदी, महंगाई, बेरोजगारी, जासूसी कांड आ गया, किसान लगातार आंदोलित हैं। कल वो जाकर अब 200 की संख्या में सिलसिलेवार तरीके से धरना देंगे। तो इतना क्राइसिस सरकार की विश्वसनीयता पर पिछले 7 सालों में आया क्या?
और अभी 3 साल हैं 2024 के लिए। देखिए, किसान आंदोलन को लेकर के मेरा जो रुख है वो आपसे ज़्यादा कोई नहीं जानता, और ये कोई 7 साल का क्राइसिस है, मैं ऐसा नहीं मानता। नहीं, 7 साल में पहली बार ऐसा हो रहा है। गांव की किसान की नहीं, मैं कह रहा हूं 70 साल से चला आ रहा है, बल्कि ब्रिटिश टाइम पे था, बल्कि मुगलों के टाइम से था। कृषि किसी के भी विकास के मुहाने पे नहीं रही। चौधरी चरण सिंह आए, चौधरी देवीलाल आए, इन लोगों ने उन सवालों को सरकार को मंत्रिमंडल में इतना बड़ा फेरबदल करना पड़ा, चेहरे बदलने पड़े। 12 मंत्री, उनमें से 6 तो बहुत बड़े चेहरे थे सरकार के, उन्हें हटाया गया। तो सरकार को भी अपनी छवि की कहीं ना कहीं चिंता हो रही है कि दामन पर दाग लगने लगे हैं। ये कोई पहली बार नहीं हुआ है कि मंत्रिमंडल में फेरबदल हुई है। हम 40-45 साल से देख रहे हैं, और हमने तो वो दौर भी देखा है कि अशोका हॉल के अंदर जब शपथ होने वाली है तो मंत्री को बताया जाता है कि तुम्हारा सेक्रेटरी ये होगा, कबूल है कि नहीं है, या हम कुर्सी हटा लें। वो छोड़िए, उस पर बहस करनी बेकार है। हर प्रधानमंत्री करता, ताश के पत्ते फेंटे जाते हैं प्रदेशों में भी और दिल्ली में भी। और ये सही है कि महंगाई बढ़ी है, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़े हैं, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, कर्जे में हैं, और राहत का कोई काम नहीं हो रहा है, और भी कई दिक्कतें हैं। लेकिन क्या कोई ऐसा नेता, नेतृत्व नियत वाला है, खड़ा हो जाए तो मुल्क की जनता ये कह दे कि हाँ, मतलब चेहरे की कमी है। आप ये कह रहे हैं 67 में राम मनोहर लोहिया थे, 75-76 में जेपी थे, फिर वीपी सिंह थे। यहां चेहरा नहीं है, मुद्दे हैं पर चेहरा नहीं है, क्या आप ये कह रहे हैं? जो चेहरे हैं वो खूबसूरत नहीं है। कहीं ना कहीं किसी किस्म का दाग उन पर लगा हुआ है। ना वीपी सिंह पे कोई दाग था, ना जेपी पे था, ना कोई लोहिया पे था, ना उनके बैंक अकाउंट थे, ना डिस्प्रपोर्शनेट एसेट थे, ना ईडी थी, ना उनके खिलाफ कुछ भी नहीं था। तो मतलब मुद्दे हैं, चेहरा नहीं है। फिर से पूछ रहा हूं। नहीं, मैं तो कह रहा हूं ये दिक्कतें जनता की हैं। हाँ, ठीक है, ये तकलीफें हैं। एक सेकंड सर, सुधींद्र भदौरिया साहब, लेकिन क्या राजनीति का ऊंट करवट बदल रहा है? विपक्ष जो बिल्कुल अलग थलग पड़ा हुआ था, हाशिए पर था, क्या वो सांस लेने की कोशिश कर रहा है? देखिए, समाज और इतिहास दोनों गतिशील रहता है। दूसरी चीज मैं ये भी कहना चाहूंगा कि आज जब हम ये चर्चा कर रहे हैं कि देश में क्या विकल्प होगा, तो हमें इस समय जब विकल्प की तलाश हम कर रहे हैं तो कोई भी दौर विकल्पहीन नहीं होता है। ये समझने की बहुत ही बड़ी आवश्यकता है। इतिहास के जो जानकार हैं, विकल्पहीन नहीं है दुनिया, विकल्प हमेशा रहते हैं। एक दूसरा ये है कि क्या हमारी इस समय की पृष्ठभूमि क्या है। पृष्ठभूमि हम अगर देखेंगे तो हमको एहसास होगा कि चौतरफा अंधकार है। किसान, जिसके बारे में हमारे बहुत काबिल दोस्त अभी चर्चा कर रहे थे, त्यागी जी, वो खुद मान रहे हैं कि किसान बहुत ही हताशा, निराशा, बदहाली की जिंदगी जी रहा है, और इसके साथ साथ उसमें आत्महत्या करने वालों का लगातार इजाफा होता चला जा रहा है। ये तो तरफ किसानों की दुर्दशा हम देख रहे हैं और बदहाली देख रहे हैं, दूसरी तरफ जो इसके साथ साथ और बड़े पैमाने में जो सबसे बड़ी बदहाली और उनकी सबसे ज्यादा इस समय हालत खराब है और जिसमें आत्महत्याएं भी हो रही हैं, वो है बेरोजगारी को लेके। इस देश के नौजवान ने इतनी हताशा न 74 में देखी, न उसके बाद कभी देखी, जितनी आज। पर विपक्ष का लामबंद हो पा रहा है। केसी त्यागी स्पेसिफिकली, सुधींद्र जी जिक्र कर रहे हैं कि 2024 तो छोड़िए, पहली बड़ी लड़ाई विपक्ष और मोदी सरकार के बीच उत्तर प्रदेश में होने वाली है। वहां अखिलेश बुआ और बबुआ की जो जोड़ी बनी थी, एक दूसरे की शक्ल नहीं देखना चाहते। 2 लड़के 2017 में साथ चले थे, अब उनका साथ भी टूट गया है। तो यूपी ट्रेलर दिखा रहा है क्या? देखिए, अभी हाल में चर्चा में नाम आया, एक बहुत बड़ा नाम जिसने नौजवानों को प्रेरित किया, वो जयप्रकाश जी का था। और मैं उस सभा में था उनकी, जो जब मैं जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के छात्र था, तो उन्होंने कहा था कि इतिहास में
क्रांति जो है, हर क्रांति अपनी नई पुस्तक लिखती है। समाज कभी जड़ता में नहीं रहता है और जड़ता का समाज सड़ जाता है, और इसलिए हमारा समाज क्योंकि गतिशील है, हमारा ये मानना है कि इस बार भी कोई परिवर्तन आएगा और देश की परिवर्तन जनता- कौन लाएगा? मायावती देखिए, अखिलेश जनता साथ स्वयं साथ आएगी। नहीं है, आप कांग्रेस के साथ नहीं हैं, आप किसके साथ हैं? बहुत से लोग कहते हैं सीक्रेट अंडरस्टैंडिंग है आपकी बीजेपी के साथ, मैंने इसीलिए फेंस सिटर नाम यूज किया। आप किसके साथ हैं? विपक्षी खेमे के साथ हैं कि आप बीजेपी के साथ हैं, ना, या हम एकला चलो की लड़ाई लड़ेंगी मायावती? हम किसी भी दल के साथ नहीं है, हम भारत के संविधान के साथ हैं, हम भारत के लोकतंत्र के साथ हैं, और हम भारत के 130 करोड़ जनता के साथ हैं, और हम दलित, शोषित, वंचित समाज के एजेंडा के साथ हैं। तो इस बिखराव से तो बीजेपी को फायदा होगा, वही टीना फैक्टर काम कर जाएगा। हम किसी के सर्टिफिकेट के हमको जरूरत नहीं है। हमने उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में साइकिल चलाकर, पैदल चलकर हिंदुस्तान के पूरे देश के एक एक इंच जमीन नापी है। इसमें त्यागी जी हमारे जानते हैं कि पूरा देश पैदल चल के हमने घूमा, और मान्यवर काशीराम जी जो हमारे नेता थे, हमारे विचारक थे, और जिन्होंने हमें दिशा दी, डॉक्टर लोहिया के अलावा हम मानते हैं कि उन्होंने साइकिल चला के दिशा दी। बहन मायावती जी भी उनके साथ इस पूरे नहीं, आज की तारीख में मायावती किसके साथ हैं? आप बीजेपी के साथ हैं, कांग्रेस की अगुवाई वाले विपक्ष के साथ हैं, या गैर भाजपा गैर कांग्रेस एक गठबंधन बनाएंगे आप? देखिए, ये तो टीवी की और अखबार की चर्चाओं में विकल्प और विकल्पहीनता दिखाई दे रही है। जनता अपने आप विकल्प बनाएगी, और जनता विकल्प बनाएगी, जनता उनका विकल्प बनाएगी जिनका इस देश में शोषण होता रहा है, जिन पर जुल्म और अत्याचार हो रहा है। वही ताकतें जब संगठित होंगी तो विकल्प बनेगा। तो संगठित होती दिख रही हैं क्या रामकृपाल सिंह? विपक्ष संगठित होता दिख रहा है, या ये कुछ लोगों की महत्वाकांक्षाएं हैं, उनके ऊपर जो केसेस चल रहे हैं वो दबाव हैं, वो अपना पोस्चरिंग कर रहे हैं, या जो यहां मोहन बाबू कह रहे हैं जनता का दबाव अब विपक्ष महसूस कर रहा है तो एक विकल्प तलाश रहा है, एक आकार स्वरूप तलाश रहा है? संदीप जी, आपका जो ये सवाल था कि क्या ममता विकल्प बनेगी, मुझे लगता है आपका अब तक उसका जवाब आपको मिल चुका है। देखिए, मोहन प्रकाश जी, केसी भाई, सुधींद्र जी, ये तीनों समाजवादी विचारधारा के थे लड़ाकू लोग, और हम जब पढ़ते थे जेपी मूवमेंट में हमने भी भाग लिया था। आपने थे कह दिया, ये ऐतराज नहीं किया किसी ने? अभी हैं, अभी तो लड़ने के लिए तैयार हैं। नहीं, इसीलिए मैं कह रहा हूं, मेरी बात पूरी होने दीजिए। तो जो मैंने कहा कि आपका जवाब मिल चुका होगा। हाँ। जब ये तीनों जयप्रकाश नारायण जेपी के मूवमेंट की बात हो रही थी, उसमें एक नारा होता था, आओ कृषक श्रमिक नागरिकों इनकलाब का नारा दो, गुर्जर शिक्षक बुद्धिजीवी अनुभव भरा सहारा दो, फिर देखे हम सत्ता कितनी बर्बर है बौराई है। उसी के तीन लोग अभी तक जो बोल चुके हैं, अगर ये तीनों लोग मिल जाएं और तीनों लोग अगर कह दें कि हाँ हम ममता जी को नेता मानते हैं, तो मैं कह रहा हूं राइट वर्सेस रेस्ट। इस देश में आज भी दक्षिण, देखिए, राइट एक गुठली है 24% की, जनसंघ को भूल जाइए, उस जमाने से लेकर के आज की तारीख में कहीं ना कहीं कुछ भी नहीं हो, लेकिन 20 से 25% की एक गुठली राइट है इस देश में। लेकिन मैं खुद मानता हूं कि बाकी 20-60%, बाकी छोड़ दीजिए, मैं 100 पे नहीं जाता हूं, 60% विपक्ष। लेकिन आज के विपक्ष के जो तीन चेहरे हैं, मोहन प्रकाश जी, केसी भाई, नहीं विपक्ष के नहीं है, केसी भाई से, अरे विपक्ष का क्यों बना दिया? वो तो सत्ता पक्ष में बैठे हैं। विपक्ष का, देखिए, विपक्ष का मतलब मेरा ये कहना है कि आज भी वो भाजपा के नहीं है। हाँ। एक उसके बीजेपी के समर्थक के रूप में है, उनकी एक पार्टी है। और सुधींद्र भाई, अगर आज ये तीनों, मैं व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं, तीनों विचारधाराओं के प्रतीक हैं, और अगर आज ये सीधे कह रहे हैं कि नो, अगर मोदी का विकल्प अगर हमारी पार्टी नहीं बन सकती तो दूसरा कौन?
आप जानते हैं क्या यहाँ है, तुम्हारे साथ मिलके लड़ सकते हैं बशर्ते नेतृत्व हमारे हाथ में हो। तो नतीजा क्या है कि तुमसे भी लड़ेंगे, तुम्हारे साथ मिलकर लड़ने की संभावना है। पोस्ट पोल हो सकता है, प्री पोल नहीं, सीधी बात है। और इस देश में अगर ये लोग आज की तारीख में जो कह रहे हैं, और मैं उसे एक ईमानदार सच्चाई मानता हूं, हालांकि वो अपनी दलीय प्रतिबद्धता के चलते कह रहे हैं, कल भी बदल भी सकते हैं, लेकिन आज की स्थिति यही है। मुझे इसलिए मैंने कहा कि आपके सवाल का जवाब इन लोगों तीनों ने दे दिया है। नहीं, एक अतीत में ये देखिए, दर्शकों को बताने की जरूरत है रामकृपाल भाई, बीजेपी के हमारा युवा देश है, उन्हें थोड़ा ये समझाने की, ये विपक्ष की और समाजवादी पृष्ठभूमि से जो लोग आते हैं, और हमने राम मनोहर लोहिया या जेपी आंदोलन, वीपी सिंह सबका जिक्र किया है, इनकी दिक्कत ये है, वो क्रैब्स वाली कहानी होती है ना, कि क्रैब्स को एक बाल्टी में डाल दो तो कुछ करने की जरूरत नहीं है, कोई ऊपर चढ़ने की कोशिश करेगा, उसे दूसरा खींच लेगा नीचे, और ये खींचते आए हैं। 77 से 80 तक ही चल पाई सरकार, वो जन मोर्चा 1.5 साल में उसकी हवा निकल गई। नहीं, देखिए उसका भी मैं, तो इनके अंतर्द्वंद आपको सुलझते दिख रहे हैं। मोटी बात यह है, विपक्ष के अंतर्द्वंद सुलझते दिख रहे हैं अभी। देखिए विपक्ष के अंतर्द्वंद, अगर जेपी ने जनता पार्टी बनने के बाद एक बात कही थी जिसको शायद लोग बहुत भूल गए हों, जिसका जिक्र न कर रहे। जेपी ने कहा था, गांधी की एक लाइन उन्होंने कही थी कि गांधी जी ने जो ये कहा था कि अगर सत्ता पे काबिज लोग स्वेच्छा से जनता के ट्रस्टी नहीं बन जाते हैं तो क्लास स्ट्रगल को कोई रोक नहीं सकता। और जेपी के जिंदा रहते ही बिहार में अगड़ों पिछड़ों में आंदोलन शुरू हो चुका था और जेपी उससे बहुत दुखी थे। और जेपी ने कहा था कि मैं इस लाइन को तब मानता हूं कि अगर वर्ग संघर्ष को टाला नहीं जा सकता। ये जेपी, उनकी बिल्कुल आखिरी एक इंटरव्यू था जेपी का, और ये छपा था। तो मैं उस समय की बात छोड़ दीजिए। देखिए, जब जेपी ने आरएसएस और समाजवादी पार्टी को एक मंच पर ले आए थे, तब जेपी ने एक वाक्य कहा था कि अगर आरएसएस राष्ट्रद्रोही है तो मैं राष्ट्रद्रोही हूं। याद कीजिए इस बात को। और जेपी ने आइडियोलॉजिकल एक चीज कराई थी, जोड़ कराया था। नतीजा क्या हुआ? 2.5 साल के बाद दोहरी सदस्यता पर जनता पार्टी टूट गई। बिल्कुल। तो जो मैं आपकी बात समझ गया सुकेश, मोटी बात जो उभर कर आ रही है, मुद्दे हैं। 1 मिनट मैं हाँ, जोड़ दीजिए बात। नहीं, मैं ये जोड़ना चाहता हूं कि देखिए, इस देश में नेशनल फ्रंट रहा, यूनाइटेड फ्रंट रहा। इस देश के अंदर कई फ्रंटों का प्रयोग हो चुका है, और अभी भी जो सरकार है, भले ही इनकी संख्या 300 हो, लेकिन ये भी एक एनडीए फ्रंट है। तो जिस दिन हमारा फ्रंट स्वरूप लेगा, उस दिन ये सारे सवालों का जवाब मिल जाएगा, क्योंकि वो कार्यक्रम आधारित होगा, समझ रहे हैं। और अगर जैसे यूपीए भी था, तो यूपीए भी एक फ्रंट था ना, तो वो उस फ्रंट का शिला पूजन हो रहा है क्या? और फ्रंट का एक ममता बनर्जी शिला पूजन कर रही हैं सुकेश, या जो रामकृपाल कह रहे हैं कि नहीं, सवाल का तो जवाब मिल ही नहीं रहा, अभी चेहरे की तो बात ही नहीं हो रही, अभी मुद्दों पर गोल गोल घूम रहे हैं। देखिए, ये देश व्यक्ति पूजा में विश्वास रखता है। आप आजादी के आंदोलन से शुरू करिए, उस समय भी लोग किसी को अपना नेता नायक मानते थे। उसके बाद आइए नेहरू जी, उसके बाद आगे बढ़ते चले जाइए, कोई ना कोई एक नायक देश ढूंढता है। जिन आंदोलनों की बात की है कि गैर कांग्रेसवाद सबसे पहले लोहिया जी ने शुरू किया, तो लोगों ने लोहिया को नेता माना। लोहिया जी दीनदयाल से मिले, उनको सैंक्टिटी देते हुए उस वर्ग को उन्होंने एक आंदोलन खड़ा किया और सरकार बनी और कुछ चेंजेस की बात आई, तो लोहिया नेता के तौर पे उभरे, जयप्रकाश नेता के तौर पे उभरे, ये सब नायक थे। वीपी सिंह नेता के तौर पे उभरे, वो नायक के तौर पे देश ने उनको देखा। आप उसको लेते हुए आ जाइए मोदी पे। अब मोदी पे आके और इन्होंने इसको और बड़े सब्सटैंशियल तरीके से प्रेसिडेंशियल फॉर्म में तब्दील कर दिया है। ये कन्वेंशनल पॉलिटिक्स नहीं हो रही हाँ। है, ये एक नई राजनीति है। पार्टियों की लड़ाई नहीं है, व्यक्ति की लड़ाई हो गई है। जो सब लोग कह रहे हैं कि एक व्यक्ति आपको ऐसा चाहिए जो मोदी के सामने खड़ा हो पाए। ममता बनर्जी को लगता है कि वो फिट केस है, वो ताल ठोक रही है, वो युवा है, उन्होंने अभी अभी मोदी को हराया है। लोगों को आपत्ति हो सकती है, ऊपर से महिला है,
मैं एक पूरी बात सुने कि मोदी को हराया है, लोगों को आपत्ति हो सकती है, लेकिन मोदी जी ने जिस तरीके से पूरी ताकत लगाई थी, ममता बनर्जी खम ठोक के खड़ी हो गई और उन्होंने मोदी को हराया एक तरीके से। तो वो महिला भी है, वो लड़ाकू भी हैं, उनका एक बेस भी है, और इस नए युग की राजनीति में जो एक पब्लिक को कैसे पब्लिक तक पहुंचा जाए, परकोलेट करके नीचे तक कैसे जाया जाए, इसका एक माध्यम भी उन्होंने तैयार कर लिया। और वो आज एक नारे बंगाल के साथ- मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात कर मैं रही उसी पे है, आ रहा था। गुजरात के बरक्स। मैं उसी पे आ रहा था कि आज एक नारे के साथ उतरी वो, देश जादेर चाही छे, देश जिसको चाहता है, ये नारा ऐसे नहीं आया है। उनको मालूम है कि आज के इस राजनीतिक वैक्यूम में जो ओपोजिशन में है, उसमें एक ऐसे राजनेता के तौर पे उभर सकती हैं, सब कुछ उनके पक्ष में है, इसलिए वो बंगाल मॉडल ऑफ डेवलपमेंट की बात कर रही हैं। गुजरात मॉडल को नकारते हुए बंगाल को आगे कर रही नहीं, हैं। इसके अंदर क्या एक वो धर्मनिरपेक्षता की ताल ठोकना, समावेशी मॉडल है, और मेरा मॉडल गुजरात मॉडल से अलहदा है, जहां कॉरपोरेट का ज्यादा दबाव मिलेगा, एक वर्ग को कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रही है, उस राजनीति की तरफ जा रही है तो क्या? अल्टरनेट पॉलिटिक्स तो वही है ना। हाँ। वो कांग्रेस को, एनसीपी को, समाजवादी पार्टी को, सब लोग वहां थे। चिदम्बरम, दिग्विजय सिंह और तमाम मोहन प्रकाश जी के पार्टी के नेताओं का वहां होना इस बात की तरफ इशारा करता है कि वो ममता बनर्जी के सामने घुटने टेक चुके हैं। वो वही नेता ममता होंगी। चेहरा होंगी, आप कह रही हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं ममता चेहरा होगी, लेकिन ममता ने अपने आप को इस राजनीतिक इसमें वो प्लंज ले चुकी हैं। धुरी वो नेशनल भाई पॉलिटिक्स तीसरे की नंबर धुरी- का स्टेट है ये सब सीटों कुछ- के लिहाज से, यूपी 80, महाराष्ट्र 48 पर 42 पश्चिम बंगाल। बिल्कुल। हाँ। आज जिस तरीके से वो दिल्ली में उनका एक तरीके से प्रदर्शन हुआ है, मैं इसको शो ऑफ स्ट्रेंथ मानता हूं कि ममता बनर्जी मोदी को हराने के बाद पिछली बार से ज्यादा तो सीटें राष्ट्रीय लेने के पटल बाद पर अगले एक 3 साल तक ममता को बहुत सुनने वाले हैं हम। बहुत सुनने वाले हैं, और उन्होंने कहा कि आप लोग तय कर लीजिए, मैं आके मिलना चाहती हूं। वो एक नेशनल ऑल्टरनेट के तौर पे उभरना चाहती हैं। पीके का इस तरीके से एक्टिव हो जाना, पहले वो चुनाव में थे, फिर वो शरद पवार से मिलते हैं, फिर वो राहुल गांधी से जाकर मिलते हैं, उसके बाद ममता बनर्जी का ये कार्यक्रम होता है। ये सब कुछ ऐसे ही नहीं हो रहा है। वो एक नायक की तरह, नायिका की तरह उभरना नहीं, चाहती हाथ है। पैर तो और मार रहे हैं, उनके- स्वरूप बनता दिख रहा है इस बार। जैसे जैसे त्यागी जी ने कहा कि देखिए, पहले जो नेता थे उनके खिलाफ ईडी नहीं थी, सीबीआई नहीं थी, उनके बैंक अकाउंट नहीं थे। आप उनके भतीजे अभिषेक पे बहुत सारे आरोप लगा सकते हैं, उनकी पार्टी के नेताओं पे बहुत सारे आरोप लगा सकते हैं, उसके बाद भी वो जीती हैं। ममता बनर्जी पे भी इस तरीके के आरोप नहीं लगा सकते। लड़ाकू भी है, कमिटेड भी है, और एक बैकग्राउंड भी है पॉलिटिक्स का पर उनका। पूरे विपक्ष को वो कबूल होंगी, ये अपने आप में अभी सवाल अभी है, सवाल है, इसका, बिल्कुल। इसका जवाब नहीं मिल रहा है। आखिरी सवाल केसी त्यागी साहब, सर एक सेकंड। केसी त्यागी साहब, आप एनडीए में ही रहेंगे ना 2024 तक? नीतीश कुमार एनडीए में ही रहेंगे? ये थोड़ा सा मंथन चल रहा है, मैं इसलिए पूछ रहा हूं। नहीं, ठीक है संदीप जी, मेरी बात भी सुनी जाए। एनडीए में तो सब रह चुके हैं। एनडीए में फारूक अब्दुल्ला रह चुके हैं, एनडीए में प्रकाश सिंह बादल रह चुके हैं, एनडीए में मायावती जी रह चुकी हैं, एनडीए में बाला साहब रह चुके हैं, रामकृष्ण हेगड़े रह चुके हैं, एचडी देवेगौड़ा रह चुके हैं, टीडीपी रह चुकी है, चंद्रबाबू नायडू रह चुके हैं, फिर वो निकल भी गए, फिर छिटक भी गए। ये सब यूपीए में भी रह चुके हैं सर। नहीं नहीं, तो आप इधर ही रहेंगे ना? रह चुके नहीं। मैं कहना ये चाहता हूं कि नहीं, मैं बाद में इसका सुकेश जी इसका बाद में जवाब दूंगा, पहले मैं अपनी 30 सेकंड में सर, टाइम ये पूरा जो खत्म हो गया। धर्मनिरपेक्षता, नहीं, हम तो यहीं रहेंगे, और जिन सवालों पे हमारे बुनियादी मतभेद हैं उस पर हम अपनी बात दृढ़ता के साथ कहते रहेंगे। लेकिन जो सारे लोग बीजेपी की छत्रछाया में पले हैं, बड़े हैं, उनको अपने आप को धर्मनिरपेक्षता का अलंबरदार बताने की जरूरत नहीं है। आखिर एक बार आपने छू लिया ना, तो अछूत तो आप हो ही गए। तो ये सारे दल कैसे कहेंगे कि बीजेपी सांप्रदायिक है, फलाना सांप्रदायिक है, उसने ये कर दिया? सारे, अगर बीजेपी ने गलतियां की हैं तो ये सारे नेता, थोड़ी सारी आपकी पार्टी दुखती उसमें रंग बराबर मैंने की छेड़ हिस्सेदार दी है। है। ये धर्मनिरपेक्षता का जो, देखिए 20 सेकंड में मुझे खत्म देखिए, करना है। मैं सुकेश जी और आपका एक ही बार में जवाब दे रहा हूं कि कोई भी कॉल्यूशन की सरकार बनाने के लिए 272 की जरूरत पड़ेगी। ठीक है। हाँ। और कोई भी
इस तरह का जो गठबंधन बनता है उसके लिए एक कार्यक्रम की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि कार्यक्रम कैसे होंगे वही एक आधार बनता है। और आप देखेंगे कि इस देश की जनता के अंदर जो सवाल हैं, हर तरफ तबाही हो रही है, लोग करा रहे हैं। और चेहरे की बात है, राहुल गांधी चेहरा होंगे। फिर मैं कह रहा हूं कि चेहरा तो जब 272 का अभी अध्यक्ष बनने को तैयार नहीं, विपक्ष का चेहरा कैसे आप बनेंगे? काहे परेशान हो रहे हैं? हम कहां बना रहे हैं? हमें कोई परेशानी नहीं। इस पार्टी सवाल है ये। इस पार्टी के नेता सोनिया गांधी जी ने सारे दलों के कहने के बावजूद दल त्याग दिया था पद। तो चलिए राजनीति सर, और इसमें सारे दल मिलके कौन नेता होता है ये तय करते हैं। हर एक गठबंधन में ये नियम है। ठीक है, राजनीति का ऊंट बड़े ही एक दिलचस्प पोस्चर में बैठा है, करवट किस तरफ बदलता है, और विपक्ष को कुछ सांस लेने का मौका मिला है तो ताल तो ठोक रहा है। रूप स्वरूप कुछ बनेगा या टीना फैक्टर मोदी के फेवर में अभी काम करता रहेगा? आने वाला वक्त राजनीति के लिहाज से बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। चाहे कोई ब्रेकिंग न्यूज हो या कोरोना वायरस से जुड़ी कोई भी अपडेट, पॉलिटिक्स हो या आपकी जेब से जुड़ी कोई खबर, इलेक्शन की कोई न्यूज हो, कोई कंट्रोवर्सी हो या फिर कोई वायरल वीडियो, सब कुछ मिलेगा न्यूज़ 24 पर। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।